नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा डी, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी कि यहाँ पर डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। यहाँ पर हमारा सी उत्तर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं, ये सही होगा यहाँ पर। चौथा प्रश्न है, किसी जनित्र तथा जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सी, एसी जनित्र में सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो यहाँ पर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 5, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सी, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है तथा कौन सा गलत, सामने लिखिए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न इससे संबंधित कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये कथन गलत है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बी है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कथन एकदम सत्य है। सी, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाएं होता है, ये कथन भी सही होगा, सत्य है यहाँ पर। प्रश्न नंबर डी, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, ये कथन गलत है। विद्युतमय तार के ऊपर लाल रंग का प्रतिरोधी प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 7 से। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, पहला तरीका है स्थायी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और दूसरा एक धारावाही सीधा चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रश्न नंबर 8, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती हैं? क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह छड़ चुंबक के समान ही अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं और चुंबक के समान व्यवहार करने लगती हैं। दंड चुंबक की सहायता से परिनालिका के ध्रुवों का निर्धारण। इसके लिए सबसे पहले परिनालिका को उसके केंद्र पर धागा बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। फिर दंड आरेख के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के एक सिरे के पास लाते हैं। यदि परिनालिका का यह सिरा दंड चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो परिनालिका का यह सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा तथा विपरीत सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। अब है प्रश्न नंबर 9, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? इसका उत्तर होगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। प्रश्न नंबर 10, मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर स्थितिज गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? उत्तर लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा तथा चालक की गति की दिशा तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंज के पीठ के पीछे की दीवार से सामने की दीवार की ओर गति धारा के सामने की दीवार से पीठ पीछे की ओर दीवार की ओर गति के तुल्य है। पुंज के विक्षेपण का अर्थ है
कि बल हमारे दाहिने पक्ष की ओर क्रियाशील है, अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में तो यहाँ पर ये विद्युत मोटर का नामांकित चित्र है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब है सिद्धांत। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की सहायता से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बनावट चित्र में दिखाए अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दोनों ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P और Q से संयोजित होते हैं। इन अर्धभागों के भीतर भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। कार्यविधि, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है। चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरे AB एवं CD में धारा की दिशा विपरीत दिशा होती है, अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत रहेंगे। इस प्रकार बल युग्म का निर्माण होता है। तीसरा, यह बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन करता है। और चौथा, P एवं Q विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं तथा प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात इनका संपर्क X एवं Y से क्रमशः होता रहता है, जिसके कारण AB एवं CD भुजाओं में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। X एवं Y को कोम्यूटेटर या संपर्क ब्रश कहते हैं। इनकी सहायता से PQ द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती है। विभक्त वलय का महत्व। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। जब कुंडली का आधा चक्र पूर्ण हो जाता है तब विभक्त वलय का ब्रशों से संबंध समाप्त हो जाता है और विपरीत दिशा में स्थित ब्रशों से जुड़ जाता है। इससे कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक दिशा में घूमती रहे। अब है प्रश्न नंबर 12। ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। उत्तर होगा, विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, विद्युत मिश्रकों, रेफ्रिजरेटरों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों, MP3 प्लेयर, कूलर, एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली में धकेला जाता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई एक दिशा में क्षणिक गति करेगी और कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है तो यहाँ पर सुई की दिशा में क्षणिक गति करेगी। और तीसरा, कुंडली के भीतर स्थित रखा जाए तो सुई में कोई विक्षेप दिखाई नहीं देगा। प्रश्न नंबर 14। दो वृत्ताकार कुंडली A तथा B एक दूसरे के निकट स्थित हैं। यदि कुंडली में A विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली B में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? कारण लिखिए। हमारा उत्तर होगा हाँ, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जब कुंडली A में धारा परिवर्तित की जाती है तब इसके परितः परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र की बल रेखाएं कुंडली B से गुजरते समय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण कुंडली B में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। पहला, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जा सकती है। दूसरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। और तीसरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम का उपयोग किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 16।
नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रशों का क्या कार्य है? उत्तर में लिखेंगे विद्युत जनित्र अथवा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो। इसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सिद्धांत: विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। बनावट: विद्युत जनित्र के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है जिसकी कुंडली में दिष्ट धारा प्रवाहित करके इसको चुंबक बनाया जाता है। दूसरा, आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। चित्र में इसे ABCD दिखाया गया है। इस कुंडली को ध्रुवों N व S के बीच रखा जाता है। तीसरा, सी वलय। कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के दो वलयों R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं एवं आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। इनको सी वलय कहते हैं। ये परस्पर धुरादंड से पृथक्कित होते हैं। और चौथा है ब्रश। सी वलय के दो कार्बन की पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं जिन्हें ब्रश कहते हैं। चित्र में इन्हें B1 तथा B2 से दिखाया गया है। ये ब्रश स्थिर रहते हैं तथा इनको क्रमशः वलयों R1 व R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। तो यहाँ पर ये विद्युत जनित्र का चित्र है। इसको आप चित्र से नोट करके कंठस्थ कर लीजिए, प्रैक्टिस करके समझ लीजिए। अब इसकी कार्यविधि: जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। माना कि कुंडली ABCD को चित्र में दिखाए अनुसार दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है और बाह्य परिपथ में विद्युत धारा B1 से B2 की दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे ही कुंडली अपनी अर्ध घूर्णन स्थिति से गुजरेगी, भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और DCBA के अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार अब बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार की धारा प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC कहलाती है तथा विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र AC जनित्र कहते हैं। पास ब्रशों का कार्य। तो विद्युत जनित्र में अब ब्रश का क्या कार्य होता है? विद्युत जनित्र में ब्रशों की दो पत्तियां B1 तथा B2 C वलयों से जुड़ी रहती हैं। इन्हें ब्रश कहते हैं। ये घूमने वाली कुंडली में प्रत्येक आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल देते हैं। अब है प्रश्न नंबर 17। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा जब विद्युत धारा तथा उदासीन तार परस्पर संपर्क में आते हैं तो विद्युत परिपथ लघुपतित हो जाता है। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध अचानक शून्य हो जाता है तथा धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 18। भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर में लिखेंगे भूसंपर्क तार। यह हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण से ढके रहने वाला एक सुरक्षा तार होता है जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस साधित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत
आघात से सुरक्षित बचा रहता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपायों के रूप में किया जाता है। दूसरा, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना आवश्यक होता है। इससे साधित्रों तथा उनका प्रयोग करने वालों की सुरक्षा हो जाती है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत कर देता है। धात्विक साधित्रों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण क्षरण के समय धारा उन साधित्रों का उपयोग करने वाले के शरीर से नहीं गुजरती हैं, जिससे वे गंभीर झटके से बच जाते हैं। इसके साथ ही हमारे पाठ्यपुस्तक के सारे प्रश्न पूरे होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।